ईरान और अमेरिका के बीच जो 14 सूत्रीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है उसे लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों में जबरदस्त बवाल है, हड़कंप मचा हुआ है। कई लोग तो यह कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? वो जो 14 बिंदु हैं, क्या उसमें इजराइल की भी अनदेखी की गई है? इजराइल के जितने भी सुरक्षा को लेकर उनके पहलू थे। और इस समय स्टूडियो में हमारे साथ भारत में इजराइल के राजदूत एम्बेसडर रूवन अजार हैं। एम्बेसडर साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। डील और डायलॉग में सबसे पहले यह बताइए, क्या इजराइल के हितों की अनदेखी हुई है और क्या ये जो 14 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग है ये इजराइल पर बाध्य है? I also read the G7 statement, by the way, which also is worth reading. मैंने G7 का बयान भी पढ़ा, जो पढ़ने लायक है। इजराइल और अमेरिका को एक शानदार सैन्य जीत मिली है, क्योंकि हम अपने देश पर मंडरा रहे अस्तित्व के खतरों को दूर करने में कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ ईरान के आपराधिक नेतृत्व को हटाया, बल्कि सैन्य लिहाज से ईरान को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान भी पहुंचाया है। It's worth more than $1 trillion. Now, when it comes to diplomacy, we are कूटनीति की बात करें तो हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां अमेरिका को अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाना पड़ा, जिसका संबंध फौरी हितों जैसे कि एनर्जी मार्केट से So है। what we are seeing here is a situation in which the Strait of Hormuz are going to go हम back देख रहे हैं to कि normal. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात सामान्य होने वाले हैं और पूरी कूटनीतिक बातचीत अभी शुरू ही हो रही है। Negotiation was, it's just beginning. लेकिन एम्बेसडर साहब ये बताइए, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुले होने की आप बात कह रहे हैं, 27 फरवरी तक तो वैसे ही खुला था। उस समय ईरान का कोई वहां पर वर्चस्व नहीं था, कोई टोल लेने की बात नहीं थी, कोई चोखोल नहीं था। उस समय सब खुला था और अब ईरान ने उस पर बिल्कुल अपनी पकड़ बनाई हुई है कि जिसको वहां क्रॉस करना है उसको पैसे देने होंगे। तो ईरान की शक्ति तो बढ़ी है। At what price? At the end of the day, this is not something you can use. किस कीमत पर? आखिरकार यह ऐसी चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल आप हमेशा के लिए कर सकें, क्योंकि इस इलाके और दुनिया के सभी देश अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई विकल्प जरूर ढूंढ लेंगे। इस बार जरूर वो हॉर्मुज का इस्तेमाल कर पाए। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भविष्य में भी ऐसा कर पाएंगे। अब हर कोई समझता है कि एक सहयोगी के तौर पर ईरान कितना खतरनाक और भरोसे के लायक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इस समय वो इसका फायदा उठा पाए हों, लेकिन इससे उनकी सैन्य हार कम नहीं हो जाती, और न ही इस बात से कि इस सैन्य अभियान और कूटनीतिक वजहों से इजराइल अब कहीं ज्यादा सुरक्षित है। Of this military campaign. लेकिन इस एमओयू के हस्ताक्षर के बाद क्या आज इजराइल ज्यादा सुरक्षित है? क्योंकि खबरें तो यह भी आ रही थी कि कल भी इजराइल का एक सिपाही मारा गया है, कुछ सिपाही घायल हुए हैं। और ये जो पैराग्राफ 1 है ये क्या कहता है कि हर मोर्चे पर युद्ध विराम होगा और परमानेंट युद्ध विराम होगा, अभी से लागू होगा, और उसमें लेबनान का मोर्चा शामिल है। Well, there is a call for a ceasefire that is not being respected. सीज फायर की मांग तो है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। हालांकि ईरानियों के दावे के उलट लेबनान से इजरायली सेना हटाने की कोई मांग नहीं है। इजराइल तब तक दक्षिणी लेबनान में बना रहेगा जब तक हमें गारंटी नहीं मिल जाती और शांति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। हमारे और लेबनान सरकार के बीच बातचीत चल रही है। 3 जून को बातचीत का तीसरा दौर खत्म होने के बाद हमने एक पायलट प्रोग्राम शुरू करने पर सहमति जताई है। इससे यह देखा जाएगा कि क्या लेबनानी सेना हिजबुल्लाह के कब्जे वाले इलाकों को खाली कराकर उन्हें नियंत्रित कर सकती है या नहीं। इसलिए जब तक ऐसा नहीं होता, इजराइल दक्षिणी लेबनान में ही रहेगा। That happens, Israel will stay in South Lebanon. नहीं, तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर इजराइल पर हमला होता है हिजबुल्लाह की तरफ से, तो क्या इजराइल पलटवार करेगा या इस एमओयू की वजह से टोटल सीज फायर होगा हर मोर्चे पर? We will defend ourselves and हम अपना बचाव करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह हमला करता है तो इजराइल अपना बचाव करेगा। attacked by Hezbollah. लेकिन जिस तरह की भाषा अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिसका इस्तेमाल किया कि उन्होंने बीबी को कहा, यानी बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि गो इजी ऑन हिजबुल्लाह, की एक हिजबुल्लाह का आदमी एक बिल्डिंग में घुसता है, पूरी बिल्डिंग मत गिराओ, हल्के हाथ से काम करो। क्या आज इजराइल अकेला अलग थलग पड़ता जा रहा है? और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इजराइल के लिए या इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बिना तो इजराइल का या बेंजामिन नेतन्याहू का कोई वजूद ही नहीं है।
Well, first of all, there's no doubt that this American president has सबसे done पहले तो for Israel इसमें कोई शक नहीं कि इन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के लिए पहले के किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा काम किया है। उन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी है। उन्होंने गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी है। उन्होंने अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम में शिफ्ट किया है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। He has done many things. However, on this point, हालांकि इस बात पर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उससे मैं यह समझता हूं कि ईरान को लेकर वो अपना फैसला ले चुके हैं। ठीक है, वो चाहेंगे कि इजराइल कम आक्रामक हो। जैसा कि मैंने कहा, हम कूटनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आत्मरक्षा के अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे और हम दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन जारी रखेंगे और अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। and if we are attacked, we are going to retaliate. नहीं, आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के लिए बहुत किया, जेरूसलम को राजधानी के रूप में स्वीकार भी किया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब मोहम्मद बगैर गलिबाफ के बयान आते हैं कि जेरूसलम पर फतह करेंगे, तो क्या अमेरिका ने इजराइल के हितों की इस एमओयू में अनदेखी की है? Well, Galibaf is saying what his criminals. देखिए, गालिबाफ वही कह रहे हैं जो उनके आपराधिक सुप्रीम लीडर पिछले 40 सालों से कहते आ रहे हैं कि वो इजराइल को खत्म करना चाहते हैं और यरूशलेम पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें यह सब सिर्फ कागज के एक टुकड़े पर नहीं मिल सकता। They don't have the possibility to attack us because we have neutralized those threats. हमने उन्हें सैन्य रूप से हराया है। अब उनमें हम पर हमला करने की क्षमता नहीं है क्योंकि हमने उन खतरों को बेअसर कर दिया है। ईरान की सेनाएं हार चुकी हैं, लेकिन हम खबरदार रहेंगे क्योंकि हम ईरान के कट्टरपंथी धार्मिक शासन से जुड़े खतरों को कम करके नहीं आंकते। The Prime Minister of Israel has announced a program of investment of more than $100 billion. ईरान से भविष्य में होने वाले हमलों से खुद को बचाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और रक्षा तकनीक में $100 अरब से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वह करेगा। Defend itself. We appreciate the fact that the United States has हम इस बात की सराहना करते हैं कि अमेरिका सैन्य स्तर पर हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। अभी कूटनीतिक स्तर पर हमारे बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे हित और लक्ष्य एक ही हैं, यह सुनिश्चित करना कि ईरान अब इस क्षेत्र के देशों को पूरी तरह खत्म करने की धमकी न दे सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अमेरिका द्वारा सैनिकों के तहत बनाया गया सिस्टम ईरानी खतरे के बावजूद इस क्षेत्र के देशों की कामकाज जारी रखने की क्षमता को बनाए रखे। the capabilities of countries in this region to function despite the Iranian threat. तो आप कह रहे हैं कि इजराइल करीब $100 बिलियन का खर्चा करेगा अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसको देखिए, इस एमओयू के मुताबिक $300 बिलियन दिए जाएंगे इस समय ईरान को। तो सोचिए ईरान अपनी सुरक्षा में कितना पैसा खर्च करेगा। They will have to decide, Gaurav, whether to divert this money. उन्हें यह तय करना होगा कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें यह पैसा मिलेगा ही, ठीक है, ये सब तो आखिरी डील के बाद ही होगा, लेकिन मान लेते हैं कि उन्हें पैसा मिल जाता है। उन्हें यह तय करना होगा कि इस पैसे से उस $1 ट्रिलियन के नुकसान की भरपाई करें जो इस युद्ध में हुआ है, या फिर अपनी आबादी की जरूरतों को पूरा करें। 80 मिलियन लोग जो इस शासन की वजह से परेशान हैं और जिन्हें इस इलाके पर कब्जा करने के झूठे सपने दिखाकर बंधक बनाकर रखा गया है। Dominating the region. आप कह रहे हैं कि इजराइल की शक्ति बढ़ेगी और ईरान की शक्ति कम होगी। यहां तो पैराग्राफ 4, जिसे अमेरिका में भी सरेंडर कहा जा रहा है, उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्दर अंडरटेक्स टू रिमूव इट्स फोर्सेस फ्रॉम द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विद इन 30 डेज ऑफ द फाइनल डील। यानी अमेरिका अपनी सेना और अपने खेमे ईरान के आसपास से कम करेगा डील के 30 दिन के अंदर। तो ये इसमें अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा है कि ईरान का वर्चस्व बढ़ रहा है सर? If we reach a final deal in which the threats of Iran will be neutralized, अगर हम किसी ऐसे फाइनल समझौते पर पहुंचते हैं जिससे ईरान से होने वाले खतरे खत्म हो जाए, तो अमेरिका के लिए उस सैन्य तैनाती को बनाए रखने का कोई कारण नहीं होगा जिसे उसने अभी तैनात कर रखा है। terms of the future of the aspirations of Iran, तो सवाल यह है कि अब हम ईरान की बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार बनाने की इच्छाओं और भविष्य की शर्तों पर कूटनीतिक बातचीत करेंगे। अगर हम पक्के तौर पर यह सुनिश्चित कर सकें कि ये खतरे खत्म हो गए हैं, तो इस इलाके में इतनी बड़ी फौज रखने का कोई कारण नहीं रह जाएगा। in this I agree with you that this 14 points हमारे लिए चुनौती ये है, और मैं आपसे सहमत हूं कि इन 14 पॉइंट्स में वो चीजें शामिल नहीं हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा और प्रॉक्सी गुटों को समर्थन। हमारे लिए यह एक कमी है।
बेशक हम अमेरिका के साथ तालमेल बिठाते रहेंगे ताकि उन्हें इस पर फिर से सोचने और हमारे साथ सहयोग करने के लिए राजी किया जा सके, ताकि यह पक्का हो सके कि इन खतरों से निपटा जाए, क्योंकि अगर इनसे नहीं निपटा गया तो भविष्य में टकराव की स्थिति बन सकती है। और जैसा कि मैंने कहा, इजराइल अपनी रक्षा खुद करने में जरा भी नहीं Not हिचकिचाएगा। hesitate to defend itself by itself. मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईरान के हितों की इसमें ज्यादा रक्षा की गई है। आप पैराग्राफ 10 को भी देखिए कि यूएसए विल अंडरटेक इमीडिएटली अपॉन साइनिंग ऑफ एमओयू अंटिल टर्मिनेशन ऑफ सैंक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी विल इशू वेवर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इरानियन क्रूड ऑयल। तो जो 47 वर्ष तक प्रतिबंध लगाए थे कि वो कभी क्रूड ऑयल दे सकता है, नहीं दे सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है, अब तो जो चाहे उसे खरीदेगा। उससे हम लोग का तो बहुत फायदा होगा और देशों का तो फायदा होगा, लेकिन क्या इसमें इजराइल के हितों की अनदेखी हुई है? You are overreading what is written because मुझे लगता है कि आप लिखी हुई बातों का जरूरत से ज्यादा मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ कुछ नहीं कहा गया है। दरअसल दस्तावेजों में इसका जिक्र नहीं है। अंतरिम समय के दौरान अमेरिका कब और किस हद तक राहत देगा और कितनी राहत देगा, यह अभी देखना बाकी है। and how much they're going to give. So this remains to be seen. It's very unclear from the पेपर से यह बात बिल्कुल साफ नहीं है, ये बहुत अस्पष्ट है। और जो बात साफ है वह यह है कि जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता तब तक प्रतिबंधों में कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो अपनी मनचाही सोच के हिसाब से इसे देख सकते हैं। आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं और मनमाफिक नतीजे निकाल सकते हैं। that are not realistic. I think that I'm not trying to defend that because मुझे लगता है कि मैं इसका बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए ये उन मुद्दों को शामिल नहीं करता जो हमारे लिए जरूरी हैं। लेकिन आप जानते हैं, सिर्फ इस बात पर जोर देने के लिए ताकि यह डींग मारी जा सके कि अमेरिका एक तरह से हार गया है। kind of defeated or anything like that. I think it's मुझे लगता है कि यह बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। और आखिर में अभी हमारे सामने जो स्थिति है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैन्य रूप से ताकत का संतुलन हमारे पक्ष में हो गया है। इस क्षेत्र में अमेरिका की अभी भी बड़ी मौजूदगी है। हमारे पास 60 दिनों के लिए सीज फायर है जो शायद न टिके। have a ceasefire for 60 days that might not last. ठीक है, और इसलिए नतीजे निकालते समय हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। We draw conclusions. ठीक, तो आपका मानना है कि इजराइल के कुछ हितों की तो अनदेखी हुई है, लेकिन सैन्य कार्रवाई में इजराइल ज्यादा ताकतवर निकला है इस पूरे ऑपरेशन के बाद। बाकी आपकी नजर रहेगी। हम भी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर रखेंगे। आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Namaste. नमस्ते। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।